दिस इज उज्जवल और इस वीडियो के अंदर हम एमएसटीसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ऑफ चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, जो कि हम ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुके हैं और ये पार्ट 2 है इस वीडियो का, जिसके अंदर हम 2020 के क्वेश्चंस देखेंगे। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। अब बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड सवाल बहुत सारे एमएसटीसीटी में पूछते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि सीटी में आ सकता है, क्योंकि ऐसे सवाल मैंने थ्योरी में भी एक बार समझाए थे कि ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमको कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। इन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। The distance between fifth bright band and the ninth dark band on the same side of the central bright band in terms of fringe width x will be। So थोड़ा क्वेश्चन को इमेजिन करते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। यहाँ क्या बोला हुआ है कि हमारे पास बैंड है और इसके अंदर ये हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है। अब सेंट्रल ब्राइट बैंड से हमारे सेम साइड पे डार्क बैंड और ब्राइट बैंड दोनों फॉर्म हो रहे हैं। अब डार्क बैंड का 9th डार्क बैंड फॉर्म हो रहा है और ब्राइट बैंड 5th फॉर्म हो रहा है और दोनों सेम साइड पे हैं। तो पहले तो मैं 9th डार्क बैंड बताता हूं कि 9th डार्क बैंड हमारा, ठीक है, 9th डार्क बैंड यहां पे रहेगा, ठीक है, और 5th ब्राइट बैंड ये कुछ इधर रहने वाला है, ठीक है। और हमको बोला है कि इसके फ्रिंज विड्थ का डिस्टेंस कितना होने वाला है अगर वो दोनों एक ही साइड में फॉर्म कर रहे हैं तो। सो ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था कि इनके डिस्टेंस से रिलेटेड हमको सवाल पूछा हुआ है। तो हम अगर सेंट्रल ब्राइट बैंड से 9th डार्क बैंड का डिस्टेंस अगर हमको पता लगाना है, सो इट इज, अगर ये 9th डार्क बैंड है तो इट इज 8.5x, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा सेंट्रल ब्राइट बैंड से डार्क बैंड का। मैंने पहले भी बताया था थ्योरी में कि वो क्या हो जाता है, हाफ से कम हो जाता है। और सेंट्रल ब्राइट बैंड से 5th ब्राइट बैंड, ठीक है, ये ब्राइट बैंड है, 5th ब्राइट बैंड का डिस्टेंस कितना है वो हमें बताना है। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, तो जितने नंबर पे ब्राइट बैंड है उतना उसका डिस्टेंस हो जाएगा, दैट इज 5x, ठीक है। और मैंने थ्योरी में बताया था कि ये डिस्टेंस अगर हमें बताना है और अगर सेंट्रल ब्राइट बैंड के एक ही तरफ पे डार्क बैंड और ब्राइट बैंड अगर बन रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों का सब्सट्रैक्शन, मतलब 9th डार्क बैंड का सब्सट्रैक्शन होगा 5th ब्राइट बैंड से, ठीक है, और 9th डार्क बैंड है 8.5x, ठीक है, माइनस 5th डार्क बैंड है 5x। सो 8 में से 5 गया, ठीक है, सो इट इज 3 समथिंग और 3.5 आएगा। सो ऑप्शन माय बी इज करेक्ट। अब इतने ही कैजुअल मेथड से समझाया है कि एकदम ऐसे सवाल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन को हम एक प्रोसीजर लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ बहुत ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। सो ये एक अच्छी ट्रिक है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। इस कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद हमारे को पोलराइजेशन एंगल और क्रिटिकल एंगल, इसके बीच का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। द क्वेश्चन इज ऑफ एमएसटीसीटी 2020। सवाल इजी है, थोड़ा सा खुद से ट्राई करने की सॉल्व कीजिए। स्टार्ट और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर अ मीडियम इज 60 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन एक एंगल का कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा ये हमें बताना है। तो अब पहले फॉर्मूले को थोड़ा याद करने की कोशिश करते हैं। अगर एंगल ऑफ पोलराइजेशन 60 डिग्री है, मतलब हमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन म्यू इज इक्वल टू tan IP, ये पता है फॉर्मूला, ठीक है, जहां पे ये IP जो होता है ये एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है, ओके। और क्रिटिकल एंगल बताना है, मतलब हमें फिर क्रिटिकल एंगल का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज म्यू इज इक्वल टू sin IC। और यहाँ पे ये IC जो है दिस इज क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब हमें ये वाला एंगल बता के रखा हुआ है, ये वाली चीज दी हुई है और हमको बोला है ये वाली चीज कितनी होगी ये बताओ। सो सिंपल है, अगर इसके LHS इक्वल है मतलब RHS भी इक्वल होंगे, मतलब मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं। सो मेरा इक्वेशन ऐसा होगा, tan IP विल बी इक्वल टू sin ऑफ IC एंड tan IP का मतलब पोलराइजेशन एंगल हमको 60 डिग्री लेके रखा है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। सो मैं यहाँ पे tan IP की जगह पर कितना डालूंगा, 60 डिग्री डालता हूं। सो माय फार्मूला बिकम्स इज इक्वल टू sin IC। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, ये एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड √3 रहती है, ठीक है। और sin IC हमें फाइंड करना है। सो क्रिटिकल एंगल जो है वो इसका इनवर्स हो जाएगा। सो IC विल बी इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ √3, ठीक है। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सिंपल एकदम इजी का क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इज ऑफ अगेन बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे अलग है, क्वेश्चन को नए तरीके से सॉल्व करना। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन अ बायप्रिज्म एक्सपेरिमेंट रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो रेड लाइट है जिसका हमको वेवलेंथ देके रखा है, मैं गिवन डेटा लिखते जाता हूँ। रेड लाइट का वेवलेंथ है दैट इज 6500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंड वाज यूज्ड, इट वाज देन रिप्लेस्ड बाय ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम। मतलब अब यहाँ पे इस रेड लाइट की जगह पर हमने वेवलेंथ ग्रीन लाइट को इस्तेमाल किया है जिसकी वेवलेंथ थी 5200 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। द वैल्यू ऑफ n for which n plus 1th green bright band would coincide with nth red bright band for the same setting is, मतलब क्या कि वैल्यू n की कितनी होगी, हमें फाइंड करना है n, अगर रेड ग्रीन की जो हमारी वैल्यू है n+1 है और रेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज nth रेड बैंड है, ठीक है। सो इधर हमें दोनों कोइंसाइड हो जा रहे हैं, मतलब रेड वाले की वेवलेंथ और ग्रीन वाले की वेवलेंथ के nth वैल्यूज जो है वो दोनों कोइंसाइड हो रही हैं। सो यहाँ पे हम ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू x की रेड की होने वाली है वो इक्वल हो जाएगी x ऑफ ग्रीन की, ठीक है। और x के लिए अगर वो ब्राइट बैंड की बात हो रही है, मतलब फॉर्मूला होता है n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, ठीक है। इसके लिए भी यही फॉर्मूला होगा, बट यहाँ पे n लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। कौन सी चीजें चेंज हो रही है, दोनों के अंदर चेंज हो रहा है इसका nth बैंड और दूसरा उसका वेवलेंथ, बाकी ये चीज तो कांस्टेंट है, तो ये चीज की हमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रेड के लिए उन्होंने बोला nth, ठीक है, nth जो भी बैंड है ब्राइट बैंड है, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ रेड की हमको यहाँ लिखनी पड़ेगी इज इक्वल टू n+1, ठीक है, लैम्डा ऑफ ग्रीन, ओके। नाउ nth के लिए n रखेंगे हम इनटू लैम्डा आर मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड इज 6500 इज इक्वल टू n+1 इनटू ब्रैकेट, और ये ग्रीन की वेवलेंथ 5200 एंगस्ट्रॉम। सो हियर अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये दो जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, हमको फाइंड करना है उस बेसिस पे चलते हैं। तो हमें यहाँ पे 65/52 में रखता हूँ और ये n+1 डिवाइडेड बाई n, ठीक है। मतलब क्या किया है मैंने, सिर्फ इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यूज से इधर उधर चेंजेस कर दिए हैं, ओके। अब नाउ इसको सिंपलीफाई करना है, 13×5=65, 13×4=52, तो 13×5=65, 13×4=52 इज इक्वल टू n+1 डिवाइड, अब n+1 मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर देता हूँ, तो n डिवाइडेड बाय n प्लस 1/n, तो ये हो जाएगा 1। सो माय फार्मूला 5/4 इज इक्वल टू 1 + 1/n हो जाएगा, और ये +1 है इधर आके -1 हो जाएगा, सो इट बिकम्स 5/4 - 1 इज इक्वल टू 1/n, देयरफॉर 1/n विल बी इक्वल टू, ये 4 है, ये 4 इससे माइनस कर देंगे हम, तो 5 - 4 हो जाएगा 1/4। सो मुझे मिल रहा है n की वैल्यू दैट इज, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो n हो गया हमारा 4। सो देयरफॉर माय ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। एकदम इजी सवाल नहीं था, सवाल तो थोड़े से मतलब चैलेंजिंग थे। यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट सारी चीजें इस सेंटेंस को देख के समझ में आती है तो सारा सवाल आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंटेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से जब थ्योरी सिखाई है उसमें समझाया है, उसको थोड़ा ध्यान से समझ के आए, और वो चीज मैंने फिर से यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखना है कि कैसे ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करने, तो यहाँ आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा वो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से, कॉन्सेप्ट के अंदर थोड़ा ट्विस्ट रहता है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादातर सॉल्व नहीं हो पाते, और सॉल्व हो भी गए तो आधे बच्चे गलत करके आते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इज 49:4, तो ये क्या दिया हुआ है इसको पहले समझेंगे। ये इंटेंसिटी रेशियो की दी हुई है, और किसकी, Imax/Imin की रेशियो दी हुई है, मतलब Imax/Imin का रेशियो हमको दिया हुआ है दैट इज 49:9, ठीक है। और अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे तो हमको ये देके रखा हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया है अगर इसको सॉल्व करना है तो उसके नीचे वाली चीजें को सॉल्व करना पड़ेगा, ये जानने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये लगाना पता है तो ये, और अगर ये मालूम है तो ये तो इक्वल है इसके साथ, ठीक है। तो हमें अगर सॉल्व करना है तो इस हेल्प लेना पड़ेगा नीचे वाले टर्म्स का, ठीक है। इसके लिए ये, ठीक है, हाँ।
अब देखते हैं आई मैक्स बाय आई मीन मतलब 49:4 दिया हुआ है, ये तो गिवन है। फाइंड क्या करना है, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ टू इंटरफेरेंस वेव्स, मतलब रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव्स का वैल्यू कितना होगा, मतलब हमें a1 बाय a2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 ये फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि अगर I max बाय I min मालूम है मतलब A max बाय A min हम निकाल सकते हैं, और अगर इसको निकाल लिया तो उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बस A1 प्लस A2 मतलब मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम। सो पहले स्टेप बाय स्टेप हम I max बाय I min फाइंड करेंगे, तो I max बाय I min से हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू A max का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A min का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख दिया। ये चीज हमें पता है, I max बाय I min कितना है 49/4, ठीक है, और ये A max बाय A min जो है वो हमें नहीं मालूम। सो अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमको 7/2 मिल जाएगा A max बाय A min, और अगर A max बाय A min 7/2 है तो हमें इससे ये फाइंड हो सकता है, कैसे, दैट इज मैं लिखूंगा A max बाय A min इज इक्वल टू A1 मतलब A max, हाँ ये समझो, A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2। एंड व्हाट इज A1, A1 मतलब हमारा ऊपर वाला मतलब मैक्स वाला 7 प्लस नीचे वाला 2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 मतलब 7 माइनस 2, दैट विल बी, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 9/5 दिख रहा है आंसर, बराबर है, और 9:5 ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है फिर से। सो इन दिस वे द क्वेश्चंस आर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझा ध्यान से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट में बस इतना सा ही है कि हमें फाइंड करने के लिए देखना पड़ेगा क्या कैसे कहां से I max बाय I min से A max बाय A min कैसे पहुंचना है, ठीक है। होप कि समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था ये वाला क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस आसान थे। ये सारी चीजें MSTCD 2020 के अंदर सवाल सारे पूछे हुए हैं एज एन प्रूफ, अब सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही लिख सकता हूँ, बट ये सारे क्वेश्चन 2020 के हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपके अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड, आपको अच्छी तरह से सॉल्व करने आ रहे हैं, तो यू आर वेरी नियरली पॉसिबल दैट 2022 के क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो, सॉल्व करके बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।